नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह। और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं एनी क्या करती रहती है यहाँ पे। यहाँ पे बड़े कोई करीब होते, कुछ लोग दिल के करीब होते, कुछ लोग कान के करीब होते। जो दिल के करीब है वो घर में है, और जो कान के करीब है वो आसपास कहीं है। ये शो जो है ना, ये इन सब लोगों की वजह से होता है। ये एक मैं यहाँ बैठी हुई होती हूँ, कोई सामने होता है, कोई यहाँ होता है, कोई दूसरे रूम में होता है, कोई यहाँ मुझे बता रहा होता है नहीं इस तरह से बात, इस तरफ इस कैमरे को देखें, इस कैमरे को देखें। ये बहुत लोगों की मेहनत के बाद यहाँ बहुत अच्छा शो होता है। तो ये सारी चीज़ों की जो है ना, सब चीज़ें सब लोगों के साथ होती है। कोई एक भी अगर बंदा मिस हो ना जिस दिन, उस दिन शो नहीं हो सकता। तो ये सब हमारे लिए बहुत अहम है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। हमारे दूसरे सेगमेंट के हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है, मैं उनको वेलकम करूंगी। प्रॉपर्टी एडवाइजर हैं फवाद आलम, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पीएसपी से हमारे साथ मौजूद हैं फयाज खान, उनको भी वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम थोड़ी सी आपसे कराची के मसाइल पे बात करेंगे। आप दोनों से मैं बात करूंगी, सवाल करूंगी, आपसे भी ज़रूर पूछूंगी और आप तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कराची का जो अभी हाल है कराची का, और मुस्तफ़ा कमाल साहब जब थे तो कराची बड़ा बेहतरी की तरफ था, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही थी। और अब अगर आप कराची को देखें तो कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा है। सड़कें टूटी फूटी हैं और सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, बारिश होता है और पानी आता है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाजिल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे अपने शो में दावत दी। और दूसरी बात यह है कि जो कराची के हवाले से जो आपने सवाल किया है, ये तो इसका जो हल आपने ख़ुद बताया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने डिलीवर किया, कराची को बिल्कुल नजर आया 5 लोगों को। तरक्की करने वाले शहरों में शामिल किया, सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला। उसके बाद वो काम नहीं हो सका, तो मेरे नज़दीक उसकी सबसे बड़ी वजह करप्ट लीडरशिप ने जो कंट्रोल किया इलेक्शन के ज़रिए। तो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो यही है कि जब तक हमारी इन चोरों लुटेरों से जान नहीं छूटेगी, जब तक कराची के मसाइल बल्कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। तो ये उसकी बेसिक वजह है कि आवाम को सोचना पड़ेगा कि वो बाकिरदार लोगों का इंतखाब करें, वो बाकिरदार लोगों को मौका दें ताकि उनके मसाइल कम से कम हो। ठीक है जी। अच्छा, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपको ये मसाइल जो है इनको आप भी फेस कर रहे हैं और उस टाइम पे आपको बेहतरी नजर आती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम छोटे से बड़े हो गए और हमारे बच्चे अब हमारी उस उम्रों पे पहुंच रहे हैं कि वो इन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। 10 साल में लंदन रहा हूँ और हर हर आने वाला दिन एक नई नवीद लेके आता है, एक नई डेवलपमेंट लेके आता है। लेकिन मैं गुज़िश्ता 20, 25 और 30 सालों से यही देख रहा है कि हर आने वाला दिन हम एक स्टेप पीछे की पहले तरफ आप अपनी होते जा एज रहे बता दें, क्योंकि लोगों ने ये समझना है कि शायद कुछ। हैं। जी, हाँ। मैं हाँ। तकरीबन 40 इयर्स मेरी नहीं नहीं, एज है। मैंने मजाक किया, आपने वाकई नहीं, बता दिया है। और अच्छा मैं ठीक आपको है। ये बता दूं कि हर आने वाला दिन जो है हम एक स्टेप पीछे ठीक जा है। रहे हैं। कराची के अंदर पहले ट्रांसपोर्ट के मसाइल नहीं थे। 1980s 80s 88 89 90s तक जो है ट्रांसपोर्ट के मसाइल नहीं थे, केटीसी की बसें चला करती थी। लेकिन आप देखती हैं कि अब हम चिंचियों के ऊपर आ गए। बिल्कुल। पहले जो हमारे मामू और हमारे चाचा और हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मयारी तालीम हासिल करके हासिल निकलते थे। कर। लेकिन अब जो है वो प्राइवेट स्कूल्स का कल्चर जो है वो एक समझ लें कि जैसे वो कहते हैं ना घुन, उसकी तरह जो फैलता जा रहा है। और इसी तरीके से अस्पतालों के अंदर पहले गवर्नमेंट अस्पतालों में मयारी इलाज होता था, लेकिन अब सिर्फ प्राइवेट कल्चर है। तो हर जगह प्राइवेट एंटिटीज ने टेक ओवर किया और हर जगह पब्लिक सेक्टर ने डिलीवर नहीं किया, बल्कि वो पीछे आया। और इसकी एक वजह यह है कि जब प्राइवेट सेक्टर आ रहा है और पब्लिक सेक्टर नाअहल होता जा रहा है, और वो प्राइवेट सेक्टर को अपनी जमाम कार देता जा रहा है और अपनी नाअहली को छुपाने के लिए उसको पीछे से फंडिंग करता है कि आप इसको हमारी फेस सेविंग हो। इतने बड़े शहर है कराची, जिसकी आबादी तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ है, उसके अंदर आप देख लीजिए कि एम्बुलेंस की सर्विस तक प्राइवेट लोग, छीपा ले लें, सीलानी ले लें, अलखिदमत ले लें, खिदमत खल्क फाउंडेशन ले लें या अमन फाउंडेशन ले लें, ये लोग चला रहे हैं। वेयर इज द गवर्नमेंट? द गवर्नमेंट इज इनकॉम्पिटेंट एंड नॉट एबल टू डिलीवर एनीथिंग टू द कॉमन मैन। अच्छा, तो पूछने वाला भी कोई नहीं है, मेरे हाल से पूछता भी कोई नहीं है। आप कुछ भी, जिस तरह से सिस्टम चल रहा है बस उसे चलने दो।
और हमें उलझा दिया जाता है। जैसे रेट्स बढ़ने होते हैं पेट्रोल की या किसी चीज के, तो किसी ना किसी तरफ आवाम को लगा दिया जाता है। आप क्या कहते हैं कि ये सोची समझी स्कीम है कि आप सोची समझी उसके तहत आवाम को कहीं ना कहीं घुमा देते हैं ताकि आवाम का जहन इस तरफ ना जाए? असल में मेरे नज़दीक तो ना वो आवाम के माइंडसेट को समझ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। वो आवाम को इन्हीं मुश्किलात में फंसा देना चाहते हैं कि पानी नहीं आ रहा, पानी आ रहा है तो वो बिजली का इंतज़ार करें, बिजली नहीं आ रही वो गैस का इंतज़ार बिल्कुल करें। बिल्कुल, तीनों चीजों में हम उलझे हुए हैं। अब वो जब इन तीनों चीज़ों से एक आम आदमी नहीं निकल पाएगा कि वो अच्छे मुआशरे के लिए क्या किरदार अदा करेगा, वो जहनी तौर पे पस्तगी का शिकार होगा। वो लाजमी सी बात है, वो करप्शन में इन्वॉल्व होगा। अब 20-22 हज़ार रुपये एक आम आदमी की तनख्वाह है। महंगाई का जो आलम है वो आपके सामने है, वो क्या करेगा, गरीब आदमी क्या करेगा, कैसे वो मैनेज करेगा तमाम मामलात को। अब कहने का मकसद है ये तो सोची समझी उनको मालूम है। अभी स्कैंडल आया था बीच में, आपने सुना होगा, वो 3800 रुपए की स्कूल की टेबल, स्कूल में पढ़ाई नहीं है हाँ। मगर वो टेबल खरीद रही है, वो 28,000 रुपए की, पता नहीं 38,000 रुपए की टेबल, वो 2-3 दिन स्कैंडल चला, वो फिर गायब हो गया। तो जब तक अवाम अपने तौर पे नहीं निकलेंगे जुल्म के निज़ाम के खिलाफ और किसी ऐसे बंदे की क़यादत में मुत्तहिद नहीं होंगे तो अवाम इस जुल्म के चुंगल से हरगिज़ भी नहीं निकल नहीं, सकते। पर बात यह है कि अवाम को एक तो महंगाई ने पीस लिया है कि महंगाई ज्यादा, और फिर सोने पे सुहागा ये हो कि 2 साल से कोरोना ने डेरा डाला हुआ है, तो कभी लॉकडाउन, कभी घर में बंद हो गए, तो वो फिर जैसे ही सब कुछ खुलता तो अवाम भागती है कि यार अब कमाने की तरफ जाओ, बच्चों के लिए कमा के लाना है, उनको खिलाना है। तो अवाम तो पिस चुकी है। इस चीज को भी देखे ना कि कोरोना आ गया है कि हेपेटाइटिस से अमवात नहीं हो रही, लोग शुगर से नहीं मर रहे, लोग हार्ट अटैक से नहीं मर रहे। अब इसमें भी बदउनवानी इन्वॉल्व है सिंध हुकूमत की कि उनको बैनुल-अक़वामी इमदाद मिल रही, तो उसके हवाले से वो लोगों को और यानी कि उनका गला दबाने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो मेरे नज़दीक मसले का हल उसी वक्त निकलेगा जब अवाम अपने हकूक के लिए किसी सही क़यादत का इंतखाब करेंगे। जरूर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कुछ लोगों से मैं सुनती हूँ और कुछ लोगों से मैं ये भी सुनती हूँ कि हाँ ठीक है, कुछ लोगों से मैं ये सुनती हूँ कि वो ये कहते हैं कि जब मैं कहती हूँ यार काफी महंगाई हो गई है, बड़ा मुश्किल हो जाता होगा लोगों के लिए गुजारा करना, तो वो आगे से कहते हैं नहीं इतनी खास महंगाई नहीं हुई है, और अगर हुई भी है, आप कह रही हैं कि हुई है, तो अगर आप हुई भी है तो आप ये देखें कि ये पाकिस्तान को बड़ा लूट लिया था, पाकिस्तान का सिस्टम बड़ा खराब था, अब बेहतर करने के लिए सारी चीजें बर्दाश्त करनी होंगी आवाम को। यानी कि महंगाई होगी, आवाम को बर्दाश्त करनी है, क्योंकि हमारे मुल्क को स्ट्रांग बनाया जा रहा है। ये जो हमारा जो तब्दीली है, ये तब्दीली हमारे लिए बड़ी अच्छी साबित होगी। आप इस पे क्या समझते हैं कि क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? लोगों ने प्रेजेंट गवर्नमेंट को सेलेक्ट और इलेक्ट इसलिए किया था कि उनके हालात में बेहतरी आए, उनके जो है माश में बेहतरी आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आए, और जो इंसाफ और अदल का और इंसाफ का निज़ाम कायम हो जाए। आप गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर देख लीजिए कि क्या इस गवर्नमेंट ने माशी लिहाज से लोगों की ज़िंदगियों के अंदर कोई एक चिराग रोशन किया है, या उसको बदतरीन सूरत हाल के ऊपर लेके आ गए। चीनी जो 55 रुपए किलो थी आज 110 रुपए किलो मिलती है। पेट्रोल चलिए वो इंटरनेशनल मार्केट को आप कंसिडर करते हैं व्हेन यू आर सेटिंग द प्राइस, लेकिन आप ये देखिए बिजली के बिलों के अंदर कितना इजाफा है, गैस के बिलों में कितना इजाफा है, और किसी भी शख्स या किसी भी लीडर का इंतखाब आप इस तरीके से करते हैं कि भाई ये लीडर सच कह रहा है या नहीं कह रहा। जब अगर लीडर सच कह रहा है तो वो यू टर्न अगर लेके अपनी तमाम बातों से फिर जाए तो इसका मतलब है कि ये कौम को किस तरफ लेके जाएगा। मैं इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे पेश करता हूँ कि एक लीडर जो होता है ना, वो किसी कौम को ऐसे लेके जाता है जैसे एक बस का ड्राइवर है। अगर बस का ड्राइवर, पैसेंजर सारे बैठ के जाना चाहते हैं कायदे आजम के मज़ार, और जो स्टीयरिंग जिसके हाथ के अंदर है वो ड्राइवर उसको सरजानी टाउन लेके जाना चाहता है, तो वो सरजानी टाउन ही पूरी कौम को लेके चले जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर लीडरशिप की डायरेक्शन सही नहीं हुई तो वो पूरी कौम को डुबा देगा। लीडरशिप डिसाइड करती है कि कौम का पैमाना क्या होगा, वो कौम किस तरफ जाएगी। लेकिन हमने गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर यही देखा है कि लोग मजीद बदहाल होते गए। लोगों का जो सैलरीड पेशा, बिल्कुल लोग जो है वो ज़मीन को आ गए। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात यह कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई चीज़ बदली नहीं। आपने
ये नारा लेके आए थे कि हम इंसाफ को लेके आएंगे। तहरीक इंसाफ थी, लेकिन इसने तहरीक इंसाफ ने वो तमाम चीज़ें जो करप्शन के स्कैंडल्स थे उन सब की पर्दापोशी की है। और आप देख लीजिए कि नैब से लेके वहाँ तक और कराची से लेके गवादर तक हर तरफ लोग कसमपुरसी का शिकार हैं और किसी एक चीज के अंदर डिलीवरेंस और बेहतरी आज वैसे पीटीआई का भी कोई ना कोई साथ होना चाहिए था कि वहां से जवाब भी आता, फिर नाइंसाफी हो जाएगी कि सारी बातें हो रही है पर जवाब नहीं आ रहा। अच्छा वैसे थोड़ी बहुत कर लेते हैं, फिर हम कराची सिंध हुकूमत पे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, कराची के साथ जिस तरह से सलूक हो रहा है, कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, अब कराची के साथ ये सलूक है कि कराची आप देखें कि ऐसा लगता है जैसे कचरा है। आप हर जगह जाओ आपको गंदगी नजर आएगी, कचरा नजर आएगा और बीमारियां, कहते हैं ना जहाँ गंदगी होती है वहाँ बीमारियां बढ़ती हैं। तो आया ये सिंध हुकूमत क्यों नहीं नजर डाल रही, अपने शहर पे क्यों नहीं नजर डाल रही? जिन लोगों से वोट्स लेती है ये, जो इनके वोटर हैं, जो इनको लेके आते हैं, उन पे क्यों नहीं नजर डालती? मेरे नज़दीक तो सिंध हुकूमत उस बुनियाद पे कायम कर रही है कि यहाँ पे जो है कि वो मोहनजोदड़ो बन जाए कराची, और मोहनजोदड़ो बनने के बाद बाहर से लोग यहाँ पे ना विजिट करने आए, लोग यहाँ पे यानी उस चीज़ को फरोग दे। तो वो सिंध हुकूमत तो इस चीज़ पे काम कर रही है। अब वो आप सिंध हुकूमत कराची का पूछ रही है, अब वो लाड़काना में उन्होंने क्या कर दिया जो नहीं, इलाकों से लड़काना तो बहुत जबरदस्त कर दिया। नहीं, लड़काना तो फिर वो तो थर का भी बहुत मीडिया तारीफ करते दिखाया ना कि सबसे ज्यादा एड्स लाड़काना में फैल रहा है। तो ये तो फिर वो मैंने तो नहीं, आप थोड़ा बताएं, मुझे तो नहीं पता ना, मैंने तो सुना है कि थर जो है वो यूरोप बन चुका है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आया ये इसमें सच्चाई है कि नहीं, क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब तो काफी चीजें डिटेल में बताते हैं ना, तो आप भी बता सकते हैं। मुस्तफा कमाल भाई तो सोल्यूशन बता रहे हैं ना, हल बता रहे हैं ना। मुस्तफा कमाल तो बता रहे हैं कि यार वफाक को क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए। अब हुकूमत ही बदनवान लोगों के हाथ में है कि जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत सिंध हुकूमत चला रही है, सिंध हुकूमत को पीटीआई की हुकूमत चला रही है, इन दोनों का गठजोड़ है। तो उसमें लाजमी सी बात है वो इम्पैक्ट आवाम पर ही आएगा ना, वो मुश्किलात आवाम ही फेस करेंगे। यहाँ तो इक़्तिदार के लिए मामला किए जाते हैं, खिदमत के लिए तो मामला हरगिज़ नहीं किए जाते। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि उस टाइम बेहतरी नज़र आती थी मुस्तफ़ा कमाल साहब के टाइम पे, तो अब मुस्तफ़ा कमाल से लोग इतने खुश क्यों नहीं है, नज़र आ रहा है? वजह इसकी क्या हो सकती है? मुस्तफ़ा कमाल भाई तो अपना काम कर रहे हैं, अब वो लोगों की खुशी के लिए तो काम नहीं कर रहे, वो अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह की रजा और प्लस लोगों की खुशी। आप मेरी बात सुने, कहते हैं अल्लाह अपने जो आप अल्लाह के जो हुकूक है वो अल्लाह माफ कर देगा, जो उसके बंदे के साथ अगर आपने नाइंसाफी माफ की तो जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह भी नहीं माफ करेगा। तो हमारा जो लीडर है वो अल्लाह माफ करे लोगों की खिदमत के लिए इस मैदान अमल पे आया है। ये नहीं कहा कि जाके आपने गुदगुदी करनी है, खुश का मकसद ये है कि आपके काम से जैसे लोग पहले खुश थे तो कि अब लोग उस तरह क्यों नहीं एतमाद कर मुस्तफा पा रहे? कमाल साहब ने अपने आप को पेश कर दिया, अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। वो अपनी पुरसकून ज़िंदगी को छोड़कर पिछले 5 साल से मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं। और हमारा गिराफ जो है वो तेज़ी से वर्कर के हवाले से, वोटर्स के हवाले से ऊपर जा रहा है। लोगों को बात समझ में आ रही है, लोगों को अगर वो मसाइल बता रहे हैं तो उसके हल की तरफ भी उनकी तवज्जो मरकूज करवा रहे हैं। अब ये लोगों का काम है ना कि वो इस चीज़ को फॉलो करें। उनका एक पूरा 5 साल का जो दौरे निज़ामत था वो लोगों के सामने कि उन्होंने बिला तफरीक लोगों की खिदमत की। उन्होंने वहाँ काम किया कि जहाँ पे उनका वोटर्स भी नहीं था, बाबा भिट आइलैंड में पानी की लाइन पहुंचाई, मुबारक विलेज में रोड बनवाए, कि जहाँ पे जिस टाइम वो जिस जमात से उनका ताल्लुक था वहाँ पे उनका कोई वोटर नहीं था। उन्होंने बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत की। तो अब भी वो ये काम कर रहे हैं और लोगों को ये शऊर फराम करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग हकीकी मायनों में अपनी बेहतरी के लिए मैदान अमल में आए। जरूर। अच्छा आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुस्तफ़ा कमाल साहब ने लेगेसी को कंटिन्यू किया था, जो नेमतुल्ला खान साहब साबिक मेयर थे उनकी लेगेसी को उन्होंने कंटिन्यू किया था। तो मैं तो क्रेडिट दूंगा नेमतुल्ला खान साहब को कि उन्होंने जो बजट था कराची का उसको वफाक से निकाला और 42 अरब रुपए तक पहुंचाया। पहले साल के अंदर 29 अरब, और जब वो छोड़ के गए तो 42 अरब रुपए का बजट वो छोड़ के गए कराची के लिए। अच्छा, एक बंदा जब वहाँ पर झाड़ू फिरी हुई थी और कुछ भी नहीं था, फटे हुए टायरों से उन्होंने काम का आगाज़ किया, और जब ये डिलीवर करके गए यानी नए नाजिम साहब आए मुस्तफ़ा कमाल साहब, तो उनको हर चीज़ प्रॉपर डिलीवर हो गई कि ये तमाम चीज़ें, ये असला है, इसको चलाना ऐसे। उनको तो असला भी नहीं मिला था।
लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उस लेगेसी को कंटिन्यू किया पर जो कुछ लोगों को तो नेमतुल्ला खान साहब असला ने मिलता ट्रेंड को भी है सेट तो किया फिर था। भी वो कोशिश नहीं करते कि काम करें, कुछ लोगों को नहीं, सारी ये चीजें मिलती है फिर भी कहीं काम नहीं होता। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने ये देखा कि गुज़िश्ता यानी 1985 या 88 के बाद जो बल्दिया थी वो MQM के पास थी, और उसके बाद आप देखें कि शहर, मैंने जैसे पहले कहा कि शहर आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ आया। 1999 के अंदर कराची के अंदर जो KTC कराची ट्रांसपोर्ट्स वो थी, उसकी जो बसें चलती थी वो तमाम बसें बंद कर दी गई। किसके दौर में? उस दौर में जो कहते थे कि हम शहर के दावेदार हैं, हम शहर का तमाम वोट बैंक हमारा है, तो उसके अंदर किसी भी सेक्टर ने तरक्की क्यों नहीं की? मुझे याद है, मैं उनको पर्सनली फेवर नहीं करा, लेकिन मुझे याद है कि कराची शहर में दौरे निज़ामत नेमतुल्ला खान साहब का जब था तो 32 नए कॉलेज बने, ठीक? तो 1988 से लेके तो 2001 तक जो इस शहर के कहते थे कि हम यहाँ के वो हैं, ओनर हैं, तो उन्होंने कौन से एक नए कॉलेज का इजाफा किया? आप बताइए कि जब मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ सकता हूँ, मेरे मामू चाचा पढ़ के निकल सकते हैं और अच्छी पोस्टों के ऊपर, आज 3 डब्बे वाला और जो भूसी टुकड़े वाला है वो भी अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का रवादार नहीं है। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर भी आता है, सरमाया भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन डिलीवरेंस नहीं है। तो जब आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया, इख्तिदार दिया, तो इख्तिदार दिया था, तो आपने उसकी बेहतरी के लिए क्या काम किया था? वो काम तो नज़र नहीं आता। जहाँ पर आपके हर इदारे के अंदर लोग हैं, आप ये बताइए वाटर बोर्ड के अंदर आपके लोग हैं, लेकिन क्या अभी हब डैम जो है वो पूरे अपनी पीक तक भरा हुआ है, लेकिन अभी भी पानी टैंकरों के जरिए आ रहा है। इदारे में कौन लोग हैं? उसको हेड कौन लोग करते हैं? वही लोग करते हैं। इसका मतलब है कि यू डोंट हैव द विल टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द कॉमन मैन। तो अगर आप फैसिलिटी नहीं देंगे तो यही होगा। और आवाम को भी सोचना चाहिए कि उनके खिदमतगार कौन लोग हैं। उनके खिदमतगार जो लोग हैं उनको आप लेके आएंगे आगे तो आपके मसाइल का हल होगा, वरना आपके मसाइल का हल नहीं होगा। वो कहते हैं ना, सिर्फ ख्वाहिशात से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया आप ही जलाना होगा। बिल्कुल जी। अच्छा ये बताएं, PSP ने आगे क्या प्लानिंग है आपकी, आगे क्या करने वाले हैं और क्या सारी चीजें सोची हुई हैं इस हिसाब से, काम के हिसाब से? काम के हिसाब से तो हम यानी कि अभी जो भी प्रोसेस आता है इलेक्शन का उसमें हम भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, और हमारी तकरीबन तंजीम साजी पूरे पाकिस्तान पे फोकस है हमारा इस टाइम, बिलखसूस कराची, हैदराबाद और शहरी इलाकों में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम के पास जा रहे हैं, उनको उनके हकूक़ के बारे में आगाही फराहम कर रहे हैं। और जिस तरीके से मेरे भाई ने बात की नेमतुल्ला खान साहब की, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि निज़ामत सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल के पास नहीं थी, निज़ामत उस टाइम MQM के जो दूसरे रहनुमा थे हैदराबाद में भी, ये इंसान के किरदार के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने बोला कि अगर वो असला है और गोलियां नहीं तो चलाएगा कौन, तो मैं भी यही समझता हूँ कि उन्होंने 5 साल उन्होंने उस जमात से अपने आप को अलहदा इसी वजह से किया कि उस जमात में इंसानों के लिए सही फैसले नहीं हो रहे थे, और उन्होंने उस वक्त आके सच बोला कि जब इस शहर में सच बोलने की सबसे छोटी सज़ा मौत थी। तो उन्होंने अपना किरदार अदा किया और वो एक बाकिरदार लीडर हैं। आज 5 साल हो गए हैं, वो हर हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, वो PTI पे तनकीद कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं, वो मुल्क को चलाने वाले इदारों की तवज्जो इस तरफ मरकूज करवा रहे हैं कि भाई आवाम के मसाइल के लिए आप कुछ काम करें, ना कि आप अपने मफादात के लिए काम करें। तो मैं ये चाहूँगा कराची के लोगों से कि उनको सोचना चाहिए अब कि हमें किस दौर में रिलीफ मिला। बदकिस्मती से हमारा जो सिस्टम है वो जमहूरियत की आड़ में बदतरीन आमरीत कायम की हुई है, हुकूमती जो हमारे इदारे हैं। तो बाकी जो आप बोल रही हैं, PSP अपना काम कर रही है मैडम, पिछले 5 साल से हम मुसलसल आवाम के साथ राब्तों में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आवाम डर चुकी है एक बार तब्दीली पे एतमाद करके कि तब्दीली की, और जो हम लोग बड़े सुकून से 3 टाइम की रोटी खाते थे अब थोड़ा मुश्किल हो चुका है? तो अब आपको नहीं लगता कि इस वजह से नई उन पे एतमाद करना मुश्किल हो रहा है आवाम के लिए? क्योंकि आवाम को बड़ा यकीन था, बड़ा भरोसा था कि अब जो तब्दीली आएगी अब तो हम
खुशहाली की तरफ जाएंगे, सब चीजें बहुत बेहतर होंगी, पर नहीं, वो बेहतर नहीं हो। अवाम को मैडम ये सोचना चाहिए था ना कि अवाम जो तब्दीली का नारा लगा रहा है उसका माजी क्या है। जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने उस वक्त से लेकर अब तक शायद अपनी जेब में हाथ भी नहीं डाला। वो कभी टमाटर लेने नहीं गए, वो कभी चीनी लेने नहीं गए, उन्होंने कभी ग्रास रूट लेवल पे सियासत नहीं की। वो एक खिलाड़ी थे। अगर वो पीसीबी के चेयरमैन बन जाते तो हो सकता है हमारी क्रिकेट भी बेहतर हो जाती। अवाम ने उसको मुंतखब करके इस क्राइटेरिया के ऊपर कि वो ईमानदार आदमी है। मगर वो ईमानदार आदमी, ऐसे ईमानदार आदमी क्या करेंगे, वो जब बेईमानों की फौज नीचे लेकर चल रहा है, एक ईमानदार आदमी वो कैसे डिलीवर कर सकता है? ठीक बिल्कुल है, नहीं कर सकता। ठीक है। अब हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर जाते जाते एक सवाल जो है वो मैं यहाँ आपसे करने के बाद ब्रेक लूंगी और फिर वापस आते ही आपसे जवाब लूंगी। आपको क्या लगता है अगले साल अगले जो 5 साल होंगे वो भी तब्दीली के होंगे या नहीं होंगे? ये आपसे सवाल है, इसका जवाब मैं लूंगी ब्रेक से वापस आके, ताकि आप भी रुके रहें कि अब इसका जवाब आने वाला है। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा जी, मैंने आपसे जाते जाते ब्रेक पे एक सवाल किया था कि अगले जो आइंदा आने वाले 5 साल है तो वो भी आपको जो है तब्दीली के नजर आ रहे हैं? मेरे ख्याल में अगर लोग बाशऊर हो गए हों ये गुज़िश्ता 3 साल देख के, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से किसी भी एक इदारे के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिखी, ब्रेन ड्रेन मुस्तकिल होता जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, प्राइवेट जो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स थे उसके अंदर टेस्टों की फ़ीसें लगा दी गई हैं, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग जो है दोबारा हमने बड़ी चाह से इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को वोट दिया भी था, सपोर्ट किया, लेकिन डिलीवरेंस यहाँ नज़र नहीं आई। मैं तो ये इसका एक छोटे से शेर के ऊपर इसको समअप कर दूं कि पहले शायद एक जगह के ऊपर प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी तो हर जगह ही प्रॉब्लम नज़र आती है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। यानी प्रेजेंट गवर्नमेंट, मैं फेडरल की भी बात कर रहा हूँ और सूबाई की भी बात कर रहा हूँ, हर शाख पे उल्लू बैठा है। किसी इदारे के अंदर, मसलन मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल, कुछ पढ़ाता भी हूँ तो ये मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर एक बंदा तंदूर पे रोटियां लगा रहा हो, जब वो काम स्टार्ट करता है ना तो पहले दिन शायद वो 4 रोटियां लगाए, 6 रोटियां लगाए, फिर 10 दिन गुजरते हैं, 1 साल गुजरता है, हाँ, 2 फिर वो साल काम के गुजरते हिसाब हैं, से 3 कितने, साल के हाँ बाद बिल्कुल, उसके अंदर एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस उसकी बढ़ जाएगी, बिल्कुल। उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। लेकिन यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि जो ऑपरेशनल काम है उसके अंदर ही हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। वही जो पेट्रोल आपको सही टाइम पे इंपोर्ट करना था, वही जो एलएनजी आपको सही टाइम पे इंपोर्ट करनी थी, जो फैसले आपने सही टाइम पे वक्त पे करने थे, वो फैसले आप वक्त पे नहीं करते, जिसकी वजह से आपको महंगी चीजें फिर मिलती हैं। डॉलर के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ जा रहे हैं? आपने इंपोर्ट्स अपनी इतनी बढ़ा दी कि डॉलर अभी 172 रुपए के ऊपर आ गया, और डॉलर का इम्पैक्ट अल्टीमेटली आपकी तमाम चीजों के ऊपर पड़ता है। उससे पेट्रोल बढ़ जाएगा, उससे जो प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट करते हैं वो बढ़ जाएंगी, और जरूरियात जिंदगी की जितनी भी चीजें वो बढ़ जाएंगी, और आप इंटरनेशनल मार्केट में यू आर अनेबल टू कम्पीट, इवन दो कि आपके जो टेक्सटाइल सेक्टर और जितना भी एक्सपोर्ट का सेक्टर है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होगा। तो मुझे लगता नहीं है, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो मुझे लगता है, जो मैं थोड़ा सा माशियात का तालिब इल्म भी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो अपनी इस लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएगी। लोग मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी प्राइस पे कर दी है। ठीक है जी। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? इन्होंने तो बता दिया, पर बात यह है कि अवाम जो है ना हमारी वो समझती नहीं है। काफी बार आपने देखा है कि जो हुकूमतें हमारी जा चुकी, काफी बार उनको भी चांस मिला है। अब आपको लगता है कि इनको दूसरा एक और चांस मिलेगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि प्लानिंग पहले से हो रही है ना कि अभी चीजें बड़ी खराब हुई हुई थी, बहुत सारा कुछ हुआ था, इसमें टाइम लगेगा, 5 साल कम है, तो वो जहन भी हमारे बन सकते हैं कि 5 साल कम थे, अब अगले 5 साल दे के और देख लेते हैं। नहीं, किस किरदार की बुनियाद पे हुकूमत या आगे 5 साल अवाम इनको देगी? कोई ऐसा इनका अमल नहीं है। इन्होंने अवाम के जज्बात को मजरू किया, रियासत मदीना का नारा लगा के उस रियासत मदीना
की बात ये करते हैं, जो जिस रियासत मदीना को हम जानते हैं उसमें तो निज़ाम अदल का क़याम था, उसमें लोगों के हकूक़ की बात थी, उसमें अमीर और गरीब के लिए यकसा कवानीन थे। तो मैं नहीं समझता इनको और ये ज़िल्लत से दो चार करेंगे अवाम को, अगर अगले 5 साल इनको वो मज़ीद अगर अवाम इनको मुंतखब करते हैं तो हाँ, अवाम अच्छा, बहुत परेशान होगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल है उसके करीब कुछ काम से गई थी, कुछ रिकॉर्डिंग कुछ करनी थी मुझे, तो मैंने लोगों का हाल देखा और अब मौका मिला और बात हुई है तो ज़रूर करनी पड़ेगी मुझे बात, कि मैंने लोगों को देखा कि जब उन्होंने हमें देखा कि हम आ चुके हैं तो उन्होंने बाकायदा आके कहा कि इस पे प्रोग्राम करें आप लोग, कि हम लोग यहाँ पे रुके हुए इतने दिनों से, यहाँ पे हमारे पेशेंट को चेक नहीं किया जाता, या अंदर मशीनरी सारी ख़राब है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, हम लोग बहुत धक्के खा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम लोगों को बिल्कुल कोई सिस्टम कोई निज़ाम नहीं है। ठीक है, ये हो गया हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के यहाँ ये हाल है। और उसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाएं तो वाकई उस टाइम पे ये जो बात करें, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के लोग इतने इतने अच्छे लेवल पे ऑफिसर लगे हैं और इतने अच्छे वो, पर आज जो है आप देखें कि गवर्नमेंट स्कूल्स में मुझे नहीं लगता कि बच्चे वही बेचारे जाते होंगे जो अल्लाह माफ़ करे यतीम मस्कीन होते होंगे, जिनका कोई पालने वाला नहीं होता। वरना मैं सच, इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक छोटे से छोटे लेवल का भी बंदा ये कहता है कि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही कि स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका चेक एंड बैलेंस किया जाए, देखा जाए जो असातिज़ा हैं वो टाइम पे आ रहे हैं, वो किस तरह की एजुकेशन हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं और उसके साथ सिस्टम क्या है, सारी चीज़ों को आप ठीक करें। आप 27,000 की जाके ये जो स्कूल्स के लिए हैं टेबल ये ना खरीदे, आप इन चीज़ों पे ध्यान रखें। इंटीरियर साइड जाओ तो आप स्कूल्स के अंदर सुना है कि वो गधे बंधे हुए होते हैं, तो फ्यूचर तो हमारे ये बच्चे हैं ना, अगर आप इनका नहीं सोचेंगे और एजुकेशन के बारे में नहीं सोचेंगे। आप ये सोचें, इंटीरियर साइड से लोग आए हुए होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स हॉस्पिटल्स में अपने जो रिश्तेदार हैं उन लोगों को लेके इलाज के लिए, वो बाहर गर्मी धूप में रोड पे बिस्तर लगा के बैठे हुए होते हैं बच्चे लेके, दिल खून के आंसू रोता है। पता नहीं ये कैसे लोग हैं, इंसानियत मुझे लगता है मर चुकी है इन लोगों के अंदर से। असल में इसका ये तो लोगों को आंसरेबल होना क्वेश्चन करना चाहिए अपने उन इलेक्टेड मेंबर से जिनको वो वोट भी देते हैं और सपोर्ट भी देते हैं। मसलन आपका जिस इलाके से जो आपका मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुआ है, चाहे वो कौमी का है चाहे वो सूबाई का है, तो उसके अस्पताल के अंदर जो है वो डॉक्टर्स क्यों नहीं है, उसके स्कूल के अंदर जो है वो टीचर्स क्यों नहीं है, उसकी जो स्कूल्स में बाथरूम क्यों नहीं बने हुए, उसके यहाँ डेस्क क्यों नहीं है, उसके अंदर तालीम का मयार क्यों नहीं है। और आप ये देखिए कि एक ही कंटिन्यूटी है, बाप और बाप के बाद बेटा उसी हल्के से कंटिन्यूसली मुंतखब होते जा रहे हैं। और ये जो हमारा यहाँ इंटीरियर के अंदर जागीरदाराना जो निज़ाम है और सोच है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा और लोगों को खुद जो है ना वो बाहर आना पड़ेगा और अपने सिलेक्शन को जो कैंडिडेट की सिलेक्शन को उसका कोई पैमाना बनाना पड़ेगा। आप हर मतलब जो लोग डिलीवर नहीं करते आप उनको रिप्लेस कर दें। इस मामले में मैं कहता हूँ कि केपीके के लोग जो है बड़े बाशऊर हैं, जो लोग डिलीवर नहीं करते उनको रिप्लेस करके नए लोगों को लेके आ जाते हैं। लेकिन इंटीरियर सिंध के अंदर और इंटीरियर में तो जो है ये शहरी सिंध की भी बात करता हूँ, तो फेवरेटिज्म है ना कि आप कि ये आपकी हुकूमत है, फिर कुछ ये लोग हमारे जो यहाँ है ये जो इलेक्टोरियल प्रोसेस है वो कुछ ऐसे ही इंजीनियरिंग है इसके अंदर कि आप जो है जो डिलिमिटेशन जो है वो ऐसे कर देते हैं, अपने इलाकों के साथ कुछ गोट्स को मिला देते हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं कि वहाँ का वोट उधर हो जाए और वो पूरा हो जाए और आप सीट जीत जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैं कहता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं, ख़ास तौर पर इंसाफ का इदारा, बहुत सारी जो पटिशन्स जो है जो अदालत के अंदर हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर इवन है, लेकिन उसको जो है केटर करने वाला और सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है वो गई हुई हैं और के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ गई हुई हैं और मुख्तलिफ़ इदारों के जो के लिए गई हुई हैं। लेकिन अभी आपने एक नई चीज़ सुनी कि भाई पंडोरा लीक्स और पंडोरा बॉक्स खुल गया, तो ये पंडोरा बॉक्स के अंदर कौन है? वही लोग हैं ना जो ज़्यादातर इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट का हिस्सा है, चाहे वो वफाकी हो चाहे वो सूबाई हो। तो जब लोगों अब हमारा आपने देखा हो पानामा लीक्स जब आया, तो पानामा लीक्स के वक्त यही जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट थी अपोजिशन के अंदर थी और वो लेके कंटेनर पहुंच गए थे कि ये करना है वो करना है। अब तो पंडोरा बॉक्स आया है, पंडोरा बॉक्स के अंदर हुकूमती शख्सियात है और जैसे रोज़े रोशन की तरह आया है और दीवार के ऊपर लिखी हुई तहरीर है कि ये करप्ट है, 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 और उसको आपने अपनी काबीना का हिस्सा बनाया हुआ है। और काबीना का हिस्सा क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ जो है शख्सियत पसंदी की सियासत है।
सही है, लोग बरादरी की बुनियाद के ऊपर वोट देते हैं, और बरादरी के अंदर अगर कोई करप्ट बंदा भी है उसको वोट देके जब इलेक्ट करते हैं तो चोर का काम चोरी ही करना, वो चोरी ही करेगा। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट का काम क्या है? प्रेजेंट गवर्नमेंट, और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे इदारे खुद मुख्तार नहीं है। जब इदारे खुद मुख्तार नहीं होंगे तो उसका एहतसाब कौन करेगा? उसका एहतसाब करने के लिए अब आप देख लें, जो हमारे यहाँ जो बहुत सारे एहतसाब के केसेस हैं वो जो है वो डिलेइंग के अंदर, डिले के अंदर चले गए। मालम जब्बा केस, ये केस, वो केस, सब डिले के अंदर चलेगा और सारे लोग बाहर आ गए। तो हमारे यहाँ इंसाफ का कानून, इंसाफ का निजाम नहीं है। छोटा बंदा चोरी करता है तो पकड़ा जाता है। ठीक है, मैं जाते जाते जो है आपसे पूछती जाऊंगी कि ये जो पंडोरा बॉक्स का जो इन्होंने कहा है, ये मतलब क्या नजर आगे क्या नजर आ रहा है? अब खुल तो गया, नजर तो आ गया, पता तो चल गया, अब आगे आपको क्या लगता है कि वो चलो जी कोई गल नहीं, मट्टी पाओ? नहीं, ये होगा पंडोरा पेपर्स का जो भी स्कैंडल आया है, पीटीआई हुकूमत ने इसी पनामा पेपर्स पे सियासत करके नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता किया था। और अगर ये सेंसियर होते हैं तो इनको फौरी तौर पे ऐसे कवानीन असेंबली से पास करवाने चाहिए थे कि ये कौमी जुर्म समझा जाए। मगर क्योंकि लोग वही हैं जो ये काम करते हैं, उनकी कैबिनेट में भी यही लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो इसलिए अब वो इस तरफ जो है हुकूमत तवज्जो नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने आगे 2 साल हुकूमत भी करनी है। और दूसरी बात ये कि हमारे हुक्मरानों ने जो अंग्रेज़ों से सीखा वो यही सीखा कि तकसीम करो और हुकूमत करो। हमारी पार्टी पाक सरजमीन पार्टी, जैसे भाई ने बात किया, इसी बुनियाद पे काम कर रही है कि लोगों को फ़िरका वारियत और अज़बियत से निकाल कर आपस में मुत्तहिद किया जाए और लोगों के मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद की जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ लेके आए। शो का टाइम अब खत्म हो चुका है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे ज़रूर कभी मुलाकात होगी। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा, और अब तक के लिए इतना ही। हमारे शो का टाइम आज हो गया है बिल्कुल ख़त्म। कल फिर मैं आऊँगी, संडे का दिन है, इतवार का दिन बड़ा फ्रेश और बहुत मज़े का होता है, क्योंकि इतवार का दिन एक वो दिन होता है जब पूरी फैमिली, मर्द हजरात जो जॉब करते हैं वो भी घर में होते हैं, जो औरतें जॉब करती हैं वो भी घर में होती है, सिर्फ हम नहीं होते, क्योंकि हम यहाँ शो कर रहे होते हैं और हम आपके साथ होते हैं। आप भी हमारी फैमिली है, हम आपके साथ भी बहुत खुश होते हैं। तो अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।